Yes, so as I told on the very first day of your session, our economics syllabus is divided into two parts. One part is statistics, one part is microeconomics theory. So from microeconomics theory, whatever was there in our periodic test one syllabus we have done, two chapters कर लिए हमने. Now today we are going to start the stats chapter number 1, and you can see the name of the chapter is concepts of इकोनॉमिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ऐसे शॉर्ट फॉर्म में स्टैट्स लिख लेते हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स है ये. कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक, ये हमने करना है. नाउ इन द वेरी बिगनिंग पहले बताया गया कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स. तो ये थोड़े से पॉइंट्स कॉमन हैं जो हमने ऑलरेडी थ्योरी चैप्टर के माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, तो उनको थोड़ा सा ब्रीफली करेंगे. जो न्यू टॉपिक्स हैं दैट वी विल डू इन डिटेल. तो इकोनॉमिक्स क्या होता है? इकोनॉमिक्स मीन्स दैट साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर in which human beings make use of scarce economic resources to fulfill their unlimited wants. I am repeating, economics means that subject, that science, या that subject, that study in which what do? We study the behavior of mankind. ठीक है, मैनकाइंड मतलब ह्यूमन बींग्स का, सभी ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब लोगों का ह्यूमन बिहेवियर. किस चीज़ के लिए? ह्यूमन बिहेवियर in which they make use of scarce economic resources. पहले ये ऑलरेडी इन डिटेल हो चुका है. स्केयर्स मीन्स दोज रिसोर्सेज, दोज थिंग्स विच आर यूजफुल टू अस बट दे आर इन स्केयर्सिटी, दे आर इन शॉर्टेज, कि वो हमें आराम से नहीं मिलती है. फॉर दैट वी हैव टू मेक पेमेंट, प्राइस इज टू बी पेड. तो शॉर्टेज में होती है इसीलिए हमें कीमत देनी पड़ती है. अगर शॉर्टेज में ना होती तो हमें कोई प्राइस भी नहीं देना पड़ना था. ठीक है, तो ऐसी चीज़ों की को यूटिलाइज करना किस लिए? टू फुलफिल अवर अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स. जो हमारी अनलिमिटेड वांट्स है उसी में हम सारा दिन सोचते रहते हैं. अपना अपने मन में, अपने दिमाग में ये सोचते हैं कि हाउ टू मेक यूज़ ऑफ अवर रिसोर्सेज टू फुलफिल अवर नीड्स एंड वांट्स. क्या करें क्या ना करें, ये दिस प्रोसेस ऑलवेज कीप्स ऑन गोइंग इन अवर माइंड. तो ये होता है इकोनॉमिक्स. फिर उसके आगे फ्यू इंटरेस्टिंग टर्म्स आर गिवन, ऑलरेडी डन. हु इज ए कंज्यूमर, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ये होता है इकोनॉमिक्स. देन कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, आगे दिया हुआ है सेविंग, इन्वेस्टमेंट. तो क्विकली करते हैं, वेरी शॉर्ट. कंज्यूमर मीन्स दैट पर्सन हु consumes different goods and services, या that economic agent who makes use of different goods and services for the satisfaction of his wants. अपनी wants को पूरा करने के लिए जो भी हम goods and services जो भी person use करता है, that person is called consumer. And then उसी के साथ में another term is given, consumption. तो कंज्यूमर क्या करता है? कंजम्पशन करता है. कंजम्पशन मीन्स द वेरी एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग थिंग्स. I am repeating, the very act of consuming things, that is called consumption. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अभी लैपटॉप या फ़ोन की कंजम्पशन कर रहे हैं, फैन चल रहा है, मी इज़ ऑल्सो मेकिंग यूज़ ऑफ लैपटॉप, फोन, बुक, नोटबुक. ठीक है, तो आई एम ऑल्सो मेकिंग कंजम्पशन ऑफ दीज थिंग्स. मतलब जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं दैट मीन्स दैट इज़ कंजम्पशन इज टेकिंग प्लेस. तो जो प्रोसेस होता है, एक्ट होता है किसी चीज़ को यूज़ करने का. जैसे आप चेयर पे बैठे हो तो यू आर कंज्यूमिंग चेयर, आप उसकी कंजम्पशन कर रहे हो. सोफे पे बैठे हो तो यू आर कंज्यूमिंग सोफा सेट, आप उसकी कंजम्पशन कर रहे हो. चीज़ को यूज़ करना सिंपली. उसके बाद है फिर प्रोड्यूसर, कि हु इज़ ए प्रोड्यूसर. प्रोड्यूसर मीन्स दैट पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम. मतलब दैट पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज, जो प्रोड्यूस करता है. अब किस चीज़ से प्रोड्यूस करता है? बाय मेकिंग यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स. ठीक है, तो प्रोड्यूसर मीन्स दैट पर्सन हु मेक्स यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कन्वर्ट्स दैम इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स, फाइनल गुड्स की फॉर्म में उसको यूज़ करता है. दैट पर्सन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर. जैसे जिस चेयर पे आप बैठे हो, आई ट्राई टू टेक दोज एग्जाम्पल्स ओनली विच आर देयर अराउंड यू. चेयर पे बैठे हो तो चेयर की वुड तो मिली थी फॉरेस्ट से, जंगल से. तो जिस पर्सन ने उसको, उस वुड को चेयर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिस फर्नीचर वाले ने, जिस भी कारपेंटर ने, तो वो क्या पर्सन कहलाएगा? वो ही विल बी नोन एज प्रोड्यूसर, कि उसने चेंज करके हमें ये चेयर की फॉर्म में दिया या टेबल की फॉर्म में उस वुड को कन्वर्ट किया. ठीक है, तो प्रोड्यूसर. और प्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन मीन्स द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स. द एक्ट इन विच, एक्ट मतलब वो काम, वो प्रोसेस. क्या प्रोसेस? जिसमें रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट्स. तो वो जो एक्ट है काम करने का, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल JCT मिल, तो रॉ मटेरियल, कॉटन रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू टेक्सटाइल
तो जब वो मशीनों पे सारा काम हो रहा होता है, उसको कॉटन को उसका थ्रेड बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, उसको वीव करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, वट एवर प्रोसेसेस आते हैं, वो जितने भी सारे प्रोसेस हैं दैट इज़ प्रोडक्शन। ठीक, तो प्रोड्यूसर मीन्स पर्सन हो गया, प्रोडक्शन मतलब वो जो काम कर रहा है, वो जो एक्ट है दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन। फिर उसके बाद दिया हुआ है अनदर इंटरेस्टिंग टर्म सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इन इकोनॉमिक्स सेविंग इज डिनोटेड बाय एस, कैपिटल एस लेटर लिखा हो तो वी शुड अंडरस्टैंड कि दिस इज सेविंग। और कैपिटल आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, सेविंग मतलब दैट पार्ट ऑफ अवर इनकम विच वी डू नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन। ये सीधा सीधा वर्ड हो गया, हमारी इनकम का वो पार्ट जो हम कंजम्पशन पे वी आर नॉट स्पेंडिंग। मेरे पास, आपके पास, वी आर हैविंग 100 रुपीज़, उसमें से मान लीजिए वी हैव स्पेंड 80 रुपीज़, कंजम्पशन कर लिया 80 रुपीज़, कुछ सामान ले लिया, तो बाकी बच गए 20, तो 20 इज अवर सेविंग। तो नाउ द सेम थिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए सेंटेंस, तो वी कैन से कि आफ्टर कंजम्पशन, आफ्टर मेकिंग एक्सपेंडिचर ऑन अवर कंजम्पशन, वट एवर इज लेफ्ट फ्रॉम अवर इनकम, जो हमारी इनकम का पार्ट बच जाता है दैट इज कॉल्ड सेविंग, सीधा सीधा। ठीक है, ऑन द अदर साइड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मीन्स the expenditure by the producers on the purchase of those assets which help to generate income। ठीक, इसका मीनिंग क्या है, मीन्स दैट एक्सपेंडिचर, सीधे वर्ड्स में यू कैन राइट डाउन दिस डेफिनेशन इफ यू वांट। इन्वेस्टमेंट मीन्स दैट एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन द कैपिटल एसेट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, विच इज इनकर्ड, इनकर्ड मतलब किया जाता है, किसके ऊपर, इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ एसेट्स या कैपिटल एसेट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। जैसे कोई प्रोड्यूसर ने कुछ बनाना है, जैसे ये जेसीपी मिली है, तो वहाँ पे मशीनें लगी है, तो मशीन्स के ऊपर जो मनी खर्च किया गया दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। जो बिल्डिंग बनाई गई फैक्ट्री, उसकी जो भी जेसीपी मिल की इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो वो सारा कुछ क्या है, बिल्डिंग के ऊपर खर्च किया है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। जो वहाँ पे रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं, जिसकी हेल्प से काम करना है, वो क्या है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो कैपिटल एसेट्स को ज़्यादा लिया जाता है, जिसमें जो होते हैं एक्सपेंसिव। मोस्ट ऑफ द टाइम इन्वेस्टमेंट से हमारा मतलब होता है, जैसे वी कैन से मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट, फैक्ट्री, बिल्डिंग, प्लांट, जो महंगी चीज़ें होती हैं, जो फिक्स्ड चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर जो खर्च होता है दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्कूल है, तो स्कूल की कितनी बड़ी बिल्डिंग है, तो ऑलरेडी मनी हैज़ बीन स्पेंड, है ना। अभी जब ये स्कूल स्टार्ट किया गया था, बच्चे नहीं भी थे, ये स्कूल हो या कोई भी हो, बच्चे नहीं भी थे जब शुरू ही किया गया, तो भी पहले बिल्डिंग बनाई गई, सारी तैयारी की गई कि भी बच्चों ने आना है, एडमिशन्स होंगी, फिर बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जो जो चीज़ें चाहिए पढ़ाने के लिए, स्कूल चलाने के लिए, ऑल दोज थिंग्स वर मैनेज्ड, दे वर बॉट, दे वर परचेज्ड, दे वर अरेंज्ड। तो वो सारा खर्चा क्या है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, भी प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले जो प्रोड्यूसर को अपने पॉकेट से खर्च करके लगाना पड़ता है, तो वो किसके ऊपर लगाएगा, वो फैक्ट्री के ऊपर लगाएगा, बिल्डिंग के ऊपर लगाएगा, मशीनों के ऊपर लगाएगा, जो भी और काम करने के लिए जो भी इलेक्ट्रिसिटी का अरेंजमेंट है, पावर सप्लाई का जो भी पक्के अरेंजमेंट है, उस सब के ऊपर खर्चा करेगा, तो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और जो पर्सन इन्वेस्ट करता है उसका भी नाम रख लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टर। जैसे हमने कहा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, तो ऐसे ही द पर्सन हु मेक्स इन्वेस्टमेंट ही इज़ कॉल्ड, नॉर्मली उसको हम क्या देते हैं, बिजनेसमैन, और थोड़ा सा टेक्निकली कहना हो तो वी कैन से इन्वेस्टर, मीन्स जो इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, माइक्रो वाले में। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, दैट एक्टिविटी विच इज रिलेटेड विद द यूज ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज। कोई भी काम जिसमें वी मेक यूज ऑफ स्केयर्स रिसोर्सेज। स्केयर्स रिसोर्सेज मतलब जिनकी लेस सप्लाई है, जो हमें आराम से नहीं मिलते हैं, या जो जल्दी ख़त्म होने वाले हैं, उनको हम क्या देते हैं, स्केयर्स रिसोर्सेज। तो जैसे हम टाइम है, तो टाइम एक स्केयर्स रिसोर्स है। आज का दिन अगर बीत जाएगा तो ये वाले 24 आवर्स विल नेवर कम इन अवर लाइफ, तो स्केयर्स है हमारे लिए। ठीक है, मनी है वो स्केयर्स रिसोर्स है। कोई और चीज़ है आपके घर के में आसपास पड़ी हुई है जो थोड़ी क्वांटिटी में है, कम क्वांटिटी में है, तो वो स्केयर्स रिसोर्स है। तो जिस भी काम में हम उन स्केयर्स रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, दैट इज़ अवर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, उसके बाद दिया हुआ है, अगर ये रेपिटेशन है माइक्रो चैप्टर की, स्केयरसिटी इज द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अंडर करंट मतलब बेसिक कॉज, कि ये हमने पहले किया हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल। स्केयरसिटी के करके ही हमारी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, बिकॉज इफ ऑल रिसोर्सेज आर अवेलेबल टू अस इन अबंडेंस, अबंडेंस होते हैं बहुत खुली सप्लाई हो, जिसकी बड़े आराम से जो मिलते हो, सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलते हो, फिर तो कोई दुनिया में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। प्रॉब्लम arises only when resources are less, they are scarce,
एंड बिकॉज ऑफ दैट दोज स्केर्स रिसोर्सेज वी हैव टू मेक चॉइस, हमें चूज करना पड़ता है कि हम क्या करें। जैसे आप अभी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, तो अगर आप 1 मिनट के लिए सोच के देखो आपको कि नहीं मैं तो वर्ल्ड के सारे सब्जेक्ट्स अभी पढ़ूंगा, तो दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। आप 24 आवर्स में आपने कॉमर्स के सब्जेक्ट तो चूज़ करिए, आपको चूज़ करना पड़ा। आप ये नहीं कह सकते नहीं मैं सारे साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ूंगा, मैं इसी के साथ में सारे कोई और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स भी पढ़ूंगा। और भी वर्ल्ड में कितनी सारी स्ट्रीम्स हैं, कितने सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं पढ़ सकते, चुनने पड़ेंगे, आपको सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिटेड है। ह्यूमन बीइंग की जो लिमिटेशंस हैं पढ़ने की, देखने की, 24 आवर्स से ज़्यादा तो नहीं हम 24 घंटे बिना सोए बिना खाए पिए कुछ कर सकते, तो हमारी लिमिटेशन है, हम नहीं कर सकते सारा कुछ। ठीक है, तो हमने चूज़ कर लिया भी हाँ जी ठीक है आई एम गोइंग टू स्टडी दिस, तो हमने चूज़ किया। क्यों चूज़ किया? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड हमारी मैन पावर है, हमारी शक्ति है, हमारी काम करने की एबिलिटी लिमिटेड है, तो हम अनलिमिटेड काम नहीं कर सकते। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू मेक चॉइस। तो जब भी चॉइस करते हैं मीन्स चूज करते हैं कुछ आउट ऑफ द गिवन सिचुएशंस, तो दैट मीन्स वी आर टेकिंग सम इकोनॉमिक डिसीजन भी हाँ जी भी मैंने ये काम करना है, मुझे ये काम करने से ये फ़ायदा होगा, ये लॉस होगा। दैट मीन्स वी आर डिसाइडिंग कीपिंग इन व्यू द स्केर्स रिसोर्सेज एंड इकोनॉमिक डिसीजंस आर। इकोनॉमिक होता है मतलब अपना भला बुरा सोच के, अपना फ़ायदा नुकसान सोच के हम लोग काम करते हैं, राइट। उसके बाद फिर ये आगे दिया इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वो मैंने अभी बता दिया। आफ्टर दैट आगे दिया हुआ है 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 3 डिस्टिंक्ट, तो 3 डिस्टिंक्ट का मतलब है, लेट मी राइट, यू कैन मार्क आल्सो। These are the 3 distinct components of economics: consumer, consumption, हम इसको कह सकते हैं consumption, production, distribution। consumption, second is production, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये इसमें से ये टू तो दे आर गेटिंग रिपीटेड, अभी जो बताया सेम ही है। दिस थर्ड वन इज न्यू। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार ये बता देती हूँ। कंजम्पशन का मतलब एज आई सेड, कंजम्पशन मीन्स द वेरी एक्ट ऑफ कंज्यूमिंग थिंग्स। नाउ क्वेश्चन में कम टू अवर माइंड कि व्हाई वी मेक यूज ऑफ गुड्स, तो देर इज ओनली वन रीजन, बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव सेटिस्फेक्शन, वी वॉन्ट टू हैव सम यूटिलिटी, वी वॉन्ट टू सेटिस्फाई अवर वॉन्ट्स। तो हम उन चीज़ों की कंजम्पशन करते हैं जिनसे हमें फ़ायदा होता है, हमारा कुछ काम बनता है, हमारी कोई नीड पूरी होती है, ज़रूरत पूरी होती है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, हम उन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। तो देन एज ए रैशनल पर्सन, एज एन इंटेलिजेंट समझदार पर्सन, वट इज़ अवर ऑब्जेक्टिव? वी वॉन्ट टू मैक्सिमाइज अवर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम वट एवर गुड्स वी आर कंज्यूमिंग। जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि वी शुड गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम दैट। आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हो तो आप चाहोगे कि उस बुक से आपको मैक्सिमम नॉलेज मिले। फ़ैन चल रहा है आपके ऊपर, एसी चल रहा है, तो आप चाहोगे कि वो फ़ैन, कूलर, एसी बेस्ट से बेस्ट हमें हवा दे, हमें कूलिंग दे, हमें हमारी गर्मी से हमें थोड़ा मतलब निजात दिलाए। हम उसको उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस चाहते हैं ताकि हमें सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, तो ये इसको हम कह देते हैं कंजम्पशन। मीन्स कंज्यूमर्स वांट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज विच दे आर परचेजिंग। क्यों? क्योंकि पैसे खर्च हो रहे हैं, तो हमें पैसे खर्च करते हुए हमें दुख होता है, क्योंकि वो हमारा एक हार्ड अर्नड स्केर्स रिसोर्स है, हमारे मनी जो भी इनकम है हमारी। तो जब हम उसको चीज़ों की परचेज के ऊपर व्हेन वी स्पेंड दैट मनी, तो देन सर्टेनली वी वांट कि हमें उन चीज़ों से मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। ये होता है कंजम्पशन। सेकेंड होता है, और फिर जो कंजम्पशन है, फिर हम कौन क्या चाहते हैं, एक और इस पर पॉइंट इंटरेस्टिंग ले सकते हैं, वी कैन इंक्लूड कि जो कंज्यूमर्स होते हैं दे वांट टू पे लेस प्राइस बट दे वांट टू हैव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कभी भी आप देखो, ऐसा नहीं कि दिस थ्योरी रिलेट्स ओनली टू इंडियन पीपल या वी पंजाबी पीपल, ऐसा कुछ नहीं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल ह्यूमन बींग्स दे हैव द सेम यूनिवर्सल फिनोमिना, सेम बिहेवियर होता है सभी का, कि ऑल वांट टू हैव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बट ऑल वांट टू स्पेंड लीस्ट पॉसिबल। कम से कम खर्च में हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया चीज़ें चाहते हैं, हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिले। दिस इज़ द ह्यूमन टेंडेंसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, नाउ नेक्स्ट है प्रोडक्शन। तो अभी जैसे बोला, तो प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोडक्शन इज डन बाय प्रोड्यूसर। कैसे करता है वो? बाय कन्वर्टिंग द, बाय चेंजिंग द दिस रॉ मटेरियल्स इनटू आउटपुट्स। आउटपुट मतलब फाइनल बना हुआ सामान। ठीक है, अच्छा, अब वो क्यों करता है? तो कोई ना कोई तो जो भी एक्टिविटी होती है, कोई कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे सम टारगेट मस्ट बी देयर।
ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर है वो क्यों प्रोडक्शन करता है? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अर्न प्रॉफिट, पैसा कमाना चाहता है। ऑब्वियसली कोई भी इंसान तभी काम करता है। तो बाय मेकिंग प्रोडक्शन ही वॉन्ट्स टू अर्न प्रॉफिट, वो अर्न करना चाहता है। तो उसका एक ही टारगेट होगा। तो प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकता है? इफ ही रिड्यूसेस हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीजेस हिज रेवेन्यू, अपनी आमदनी बढ़ाए। अब रेवेन्यू मतलब इनकम, आमदनी, चीज़ों को बेच के जो भी पैसा मिलता है दैट इज़ रेवेन्यू। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि जो उसको उस चीज़ को बनाने के लिए पहले अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, पहले बनाना पड़ता है ना, पहले तो अपने पास से खर्च करेगा, ओनली देन प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, फिर वो जाके मार्केट में उसको सेल करेगा। फैक्ट्री में से तो नहीं लोगों को बुला लेता, भाई आओ भी मशीन से फ्रेश फ्रेश एक चीज़ निकली है, ये लो खरीद लो, ऐसा नहीं होता। पहले वो बनाता है, जब बनाने का काम चल रहा होता है तो ही हैज़ टू स्पेंड मनी फ्रॉम हिज ओन पॉकेट, अपने पास से खर्चा करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो प्रोड्यूसर कैन गेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स, मैक्सिमम इनकम इफ ही इज एबल टू रिड्यूस हिज कॉस्ट बट ही इज एबल टू इंक्रीज हिज रेवेन्यू। ठीक है, लोगों से ज़्यादा ले रहा है और खर्च कम कर रहा है, तो फिर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन सकता है? प्रॉफिट कैन बी टेकन आउट एज डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। सीधे सीधा है ना, इनकम माइनस खर्च। अपने जैसे हम कंज्यूमर अपनी बात करें तो हम क्या कह देते हैं, ये हमारी इतनी इनकम है, ये खर्च है, माइनस कर दो, बच गई सेविंग। तो ऐसे ही प्रोड्यूसर के लिए भी हम फॉर्मूला बना सकते हैं। प्रोड्यूसर कहेगा कि ये मेरी इतनी रेवेन्यू हुई, मुझे सामान बेच के इतने पैसे मिले, तो मान लो 100 रुपीज़ मिले, इसमें से मेरे 40 रुपीज़ तो मेरे बनाने के ऊपर ही खर्च हो गए थे, तो 40 रुपीज़ विल बी हिज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बच गए 60, 100 माइनस 40 तो 60 हो जाएगा उसका प्रॉफिट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ठीक। तो अब ये कॉस्ट को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? दिस वी अगेन वी हैव रेड इन चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था ना हमने, हाउ टू प्रोड्यूस। तो जो प्रोड्यूसर होता है, he wants to make use of that technique which gives him least cost। जिस भी तरीके से, जिस भी टेक्निक से उसका खर्चा कम से कम पड़े, तो ही मेक्स यूज ऑफ दैट वेरी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। वो चाहे लेबर इंटेंसिव भी हो सकती है, दैट कैन बी कैपिटल इंटेंसिव ऑल्सो, और दैट कैन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मिक्सचर सा भी हो सकता है। तो जिस भी तरीके से काम करने से ही गेट्स लीस्ट कॉस्ट, कम से कम उसका खर्च हो रहा है, वो उस टेक्निक को यूज़ करके वो अपनी प्रोडक्शन करेगा और अपने सामान को बेचेगा। फिर दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा न्यू टॉपिक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग क्या होता है, यू नाउ प्लीज यू कैन नोट ऑन द बुक ऑल्सो। Distribution means how the income is distributed among those who have worked as agents of production। मतलब कि जिन भी लोगों ने during the production process, all those people who have worked, तो after doing the work they should get some income, उनको कुछ मिलना चाहिए। ठीक है ना, जब भी हम कोई भी आदमी, आप अपना देखो मैं अपना देखूँ, एक सिंपल लॉजिक है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हम ये सोचते हैं ना कि मुझे क्या मिलेगा। फ्री में तो कोई काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, सोसाइटी में रहते हैं, वी ऑल हैव फैमिलीज, वी ऑल हैव टू इनकर एक्सपेंडिचर। कोई ऐसा तो है नहीं कि बिना खाना पीना खाए काम चल सकता है। बिना खाना पीना खाए हम कोई भी एनर्जेटिकली कुछ कर सकते हैं। लाइफ की ज़रूरतें हैं तो उसको पूरा करने के लिए मनी चाहिए, इनकम चाहिए, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी काम करते हैं दैट मीन्स वी एक्सपेक्ट सम इनकम, कि कुछ हमें मिले। ठीक है जी। तो अब जो प्रोडक्शन होती है उसमें 4 फैक्टर्स काम करते हैं। 4 दे आर नोन एज बेसिक और प्राइमरी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नाउ आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, यू कैन नोट आउट 4 basic factors of production। I hope it is visible.
4 factors are there. One is land. लैंड को मिलता है रेंट. सेकेंड होता है लेबर. लेबर गेट्स वेजेस. थर्ड होता है कैपिटल. कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट. एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के साथ में यू कैन राइट डाउन और ऑर्गेनाइजर. एंटरप्रेन्योर और द सेम पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजर. तो ऑर्गेनाइजर गेट्स प्रॉफिट. ये याद कर लेना आपने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. These are called 4 basic factors of production and these are their incomes, factor incomes. Okay? मतलब ये है सीधे सीधे वर्ड्स में, वेरी इंटरेस्टिंग, कि कोई भी काम करना हो तो उसके लिए वी नीड दीज 4 फैक्टर्स. इन चारों में से कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि जिसके बिना किसी काम को किया जा सके. वो चाहे प्रोडक्शन का काम हो, चाहे कोई सर्विस का काम हो. जैसे हम टीचिंग लर्निंग का काम चल रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप सोचोगे कि मैम ये प्रोडक्शन कैसे है. तो ये किसी चीज़ की प्रोडक्शन नहीं हो रही, ये एक सर्विस की प्रोडक्शन हो रही है. मतलब जब लोग लोगों के लिए काम करते हैं, हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम एक दूसरे को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो वो कोई फिजिकल, कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं होती है. जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो वी गो टू डॉक्टर. तो डॉक्टर हमें पहले हमारी बीमारी को डायग्नोज करता है, हमें चेकअप करता है, अच्छे से एग्जामिन करता है. तो वो जब एग्जामिन कर रहा है उसके बाद ही मेडिसिन लिख के देता है ना. तो जब वो एग्जामिन कर रहा है तो इसका मतलब ही इज़ मेकिंग यूज़ ऑफ हिज नॉलेज, जो उसने इतने साल पढ़ाई की डॉक्टर बनने के लिए. ही इज़ अप्लाइंग हिज नॉलेज भी, हाँ ये सिम्टम्स हैं, ये बीमारी हो सकती है ना. तो हम उसकी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं. उसको फीस दे के आते हैं तो हम उसकी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं. बैंक में जाते हैं, इतने लोग बैठे होते हैं, हमारा काम करते हैं, हम उनकी सर्विस को यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, 10th क्लास में यू हैव रेड अबाउट सर्विसेज सेक्टर या टर्शरी सेक्टर. तो जो प्रोडक्शन होती है वो गुड्स की भी हो सकती है, वो सर्विसेज की भी हो सकती है. ठीक, तो ये चारों चीज़ें हमेशा ही चाहिए. आप सोच के देखिए, कोई वर्ल्ड में ऐसा कोई काम नहीं है जो लैंड के बिना हो सके. आप या मैं पढ़ने पढ़ाने का काम कर रहे हैं तो किसी रूम में खड़े होके बैठ के वही कर रहे हैं ना. तो रूम कहाँ पर है? ज़मीन के ऊपर है, लैंड के ऊपर है. तो लैंड को क्या मिलना चाहिए, इसको क्या फ़ायदा अपनी सर्विस देके. तो लैंड अपने आप तो नहीं बोलेगी. लैंड एक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर है. तो उसके बिहाफ के ऊपर हु विल स्पीक? उसका जो ओनर होता है, उसका जो मालिक होता है, लैंड ओनर. तो वो क्या चाहेगा कि भी आप मेरी लैंड को यूज़ कर रहे हो तो मुझे क्या दो, फिर आप रेंट दो. लैंड का मिलता है रेंट. जैसे हम किराए के घर पे रहते हैं, किराए की दुकान ली है, किराए की बिल्डिंग ली है. ठीक है, तो वो सारा कुछ क्या है, वो उसकी जो फीस है, उसकी जो पेमेंट है लैंड को यूज़ करने की, उसकी जो इनकम है, दैट इज़ कॉल्ड रेंट. ऐसे ही लेबर, बिना लेबर के, बिना ह्यूमन बींग्स के कोई काम नहीं हो सकता. तो लेबर जो होती है दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. एक होते हैं जो फिजिकल काम करते हैं, एक लोग होते हैं जो थोड़ा ऑफिशियल काम करते हैं. जैसे हम लोग हैं, पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं ना, ऑफिशियल काम करते हैं. फिजिकली नहीं कोई हो रहा है, कुछ जोर लग रहा है, बट मेंटली स्ट्रेस आता है ना, दिमाग एग्जॉस्ट होता है, हम थक जाते हैं, मेंटली थकते हैं. तो दोनों तरह की जो लेबर है ये लेबर ही है. तो जो होता है ऑफिशियल काम, उसको हम कह देते हैं वाइट कॉलर्ड जॉब्स. भी ऑफिशियल काम है, पढ़ने लिखने वाले काम है, वाइट कॉलर्ड जॉब्स. तो उसके लिए भी हमें सैलरी मिलती है. ऑन दी अदर साइड कुछ लोग होते हैं जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, थोड़े कम पढ़े होते हैं, फिजिकल काम करते हैं. जैसे कोई रोड्स बनाते हैं, कोई मजदूरी का काम करते हैं ना, फिजिकल काम करते हैं. तो काम तो वो भी कर रहे हैं, तो उनको उनको भी हार्डवर्क के बाद कुछ मिलना चाहिए. उसको उनको जो पैसे मिलते हैं उसको हम क्या देते हैं, वेजेस. ठीक है, तो वेज उनकी जो जॉब होती है दैट इज कॉल्ड ब्लू कॉलर्ड जॉब. ब्लू कॉलर का मतलब फिजिकली उनको एक्सर्ट करना पड़ रहा है. ठीक, तो है तो दोनों तरह की लेबर है. तो दोनों तरह की लेबर को जो भी मिलता है, पैसे मिलते हैं उनके काम के बदले में, दे आर कॉल्ड वेजेस एंड सैलरीज. ठीक है, वेज जो फिजिकल काम करते हैं और सैलरी जो पढ़ाई लिखाई वाला मतलब ऑफिशियल काम करते हैं वो सैलरी. तो बट दोनों को इकट्ठा आमतौर पर ऐसे ही लिख दिया जाता है, लेबर गेट्स वेजेस. तो ये वेजेस में हर तरह के लोगों की जो भी इनकम मिलती है लेबर को मिलती है वो सारी. थर्ड होता है कैपिटल. कैपिटल मतलब मनी, फाइनेंस. तो आपको याद होगा इन 9th क्लास यू हैव रेड वन चैप्टर पालमपुर वाला, उसमें कहा था वर्किंग कैपिटल, फिजिकल कैपिटल. तो कैपिटल मतलब पैसे, जिसके बिना काम नहीं चल सकता. कोई भी काम हो, यू थिंक फॉर ए वाइल, कोई भी दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो मनी के बिना हो सके. हम सोच तो सकते हैं, प्लान तो कर सकते हैं, बट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते इन द एब्सेंस ऑफ मनी. तो फिर पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल. तो वो जो कैपिटल है, अब कैपिटल के बदले में क्या मिलना चाहिए. और हर एक काम को करने के लिए हर एक एंटरप्रेन्योर के पास या बिजनेसमैन के पास ज़रूरी नहीं कि उसके पास अपने ही पैसे हों. हो सकता है वो किसी से उधार लेके अपना काम शुरू करे. तो जब भी किसी से बोरो किया जाता है तो उसके बदले में, जब भी हम कैपिटल बोरो करते हैं, चाहे किसी पर्सन से लें या बैंक से लें, कहीं से भी बोरो करें, तो बदले में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है. ठीक है, तो वो इंटरेस्ट फिर किसकी इनकम होगी,
दैट इंटरेस्ट इज द इनकम ऑफ कैपिटल। तो अब कैपिटल भी अपने आप बात नहीं करेगी, रुपए जो होते हैं, करेंसी होती है, अपने आप तो नहीं बोलती है, उसका जो ओनर होता है, मतलब जो जिसके पास पैसे हैं, वो कहेगा कि भी ठीक है मैं आपको उधार दे देता हूँ, मुझे बदले में इतना इंटरेस्ट देना आप जितने भी टाइम के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो कैपिटल को मिलता है। अब वो कैपिटल से आगे कोई भी काम किया जा सकता है, चाहे वर्किंग कैपिटल के तौर पे यूज़ करो या मशीनें खरीदने के लिए फिजिकल कैपिटल यूज़ करो, जैसे मर्जी। मतलब मनी मीन्स ऑल द अरेंजमेंट्स विच कैन बी मेड, तो दैट इज कैपिटल। तो उसके बदले में उसको मिलता है इंटरेस्ट। और लास्ट होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर मीन्स दैट पर्सन हु ऑर्गेनाइजेस ऑल दीज फैक्टर्स, जो इन सबको अरेंज करता है, सबको इकट्ठा करता है। मीन्स दैट पर्सन हु टेक्स पेन्स, हु टेक्स हेडेक टू हैंडल एनी वर्क। आप कभी सोच के देखो, मान लीजिए आपके पेरेंट्स की कोई फैक्ट्री है या कोई इवन कोई शॉप भी है, आप उसके आपके पेरेंट्स उसके ओनर हैं, तो चिंता उनको होगी। आगे फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को इतनी फिक्र नहीं होगी किसी बात की, या दुकान में काम करने वालों को नहीं होगी, आपके पेरेंट्स को होगी, क्योंकि वो ओनर है, उन्होंने इतना सारा अरेंजमेंट किया हुआ है, इतनी सारी पेन्स ली हुई हैं, उनको टेंशन होगी कि हाँ मेरा नुकसान ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब पेन्स होती है, सिरदर्दी होती है। तो जो आदमी इतनी सिरदर्दी लेके, इतना हेडेक लेके सब चीज़ों को इकट्ठा करता है, दुकान में सामान डालता है, दुकान बनाने का अरेंजमेंट करता है, कोई लेबर को लगाता है, ढूंढ के लाता है, मतलब सारी अपनी हार्डवर्क करके सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है, तो फिर वो आदमी को भी कुछ चाहिए, उसको भी अपनी हार्डवर्क के बदले में कुछ चाहिए, फ्री में तो नहीं सारा दिन कोई लगा रहेगा। तो जो उसको चाहिए, दैट मीन्स वो एंटरप्रेन्योर या जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, ऑर्गेनाइजर, ही नीड्स प्रॉफिट। उसको उसके काम के बदले में प्रॉफिट मिलना चाहिए, तभी उसको कुछ लालच होगा, उसको कुछ इनकरेजमेंट आएगी। आप अपना एग्जाम्पल देखो बेटा, ये सिंपल सी ह्यूमन नेचर है। कोई हमें कहे कि सारा दिन काम करते रहो, ये करो वो करो, सारा दिन काम पे लगाए, एंड में एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर तो आप सोचोगे कि मुझे क्या फ़ायदा, मैं सारा दिन काम कर रहा हूँ, किसी और के लिए भी कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिला सारा दिन मेहनत करके, तो आप सोचोगे, दिस इज नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट। तो हम प्रॉफिट चाहते हैं। तो अगर हम एंटरप्रेन्योर है, वी आर टेकिंग हेडेक मतलब रिस्क ले रहे हैं, काम करने की सिरदर्दी ले रहे हैं कि काम चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, इतनी सारी प्लानिंग अपने दिमाग में सोच विचार करते हैं, टेंशन लेते हैं, तो बदले में हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो दीज फोर आर कॉल्ड लैंड, इसको याद कर लेना आपने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजर, एंड दे रिसीव दीज फैक्टर इनकम्स। इनको कहते हैं फैक्टर इनकम्स, मतलब फैक्टर्स को मिलने वाली इनकम। तो लैंड गेट्स रेंट, याद करना है, लेबर गेट्स वेजेस, कैपिटल गेट्स इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजर गेट्स प्रॉफिट। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जब प्रोडक्शन होती है, तो ये चारों फैक्टर्स को जिसने जितना जितना काम किया है, जिसका जितना जितना हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है, उनको उतने उतने ये पैसे मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमारा हेडिंग था ना ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि जो इनकम प्रोडक्शन करने के बाद जो इनकम जनरेट होती है, तो वो कहाँ जाती है, वो किस में डिवाइड होती है। सो दैट इनकम गेट्स डिवाइडेड अमंग दीज फोर फैक्टर्स इन दीज फॉर्म्स। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बुक में लंबा चौड़ा दिया हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, यू हैव टू रीड ऑल। उसके बाद फिर मेन लाइंस को अंडरलाइन करके वो आपने याद करना है। ठीक है, उसके बाद इन वन बॉक्स ये दिया हुआ है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। So I hope now you all are well aware of it. No need to repeat it. Microeconomics is study of individual units of the economy. Macroeconomics study of economy as a whole. ये हम माइक्रो वाले चैप्टर में कर चुके हैं इन द बिगनिंग, सो आई एम नॉट रिपीटिंग इट। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है काम, जो मेन आ गया हमारा। यहाँ तक हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक्स की बातें हुई, सारी थ्योरी पार्ट की बातें हुई। नाउ नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब जो स्टैटिस्टिक्स है ये क्या है, लेट अस स्टार्ट। थोड़ा सा टाइम है बट वी कैन इवन स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। तो स्टैटिस्टिक्स होता है, स्टैटिस्टिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब ये जैसे आपने दो वर्ड्स सुने होंगे, एक होता है क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटी, है ना। बोलते हैं ना हम अपनी डेली लाइफ में क्वांटिटी। तो आपके पास मान लो इस समय 4 पेन हैं, तो आपको आपने क्वांटिटी आपने काउंट कर लिया, 4 पेन हैं, मेरे पास 2 पेंसिल्स हैं, मेरे पास 10 बुक्स हैं, मेरे पास जी 15 नोटबुक्स हैं, जस्ट कुछ भी आप देख लो अपने आसपास, मेरे पास इतनी ड्रेसेस हैं, आपने काउंट कर लिया। जिस भी चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, जिस भी चीज़ की को हम नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 पेन, 5 कॉपियाँ, 10 नोटबुक्स, 10 बुक्स, कुछ भी, एनीथिंग,
जिस भी चीज़ को हम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव फिनोमिना या क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग या क्वांटिटेटिव फीचर, किसी भी चीज़ की गिनती करना, सीधे सीधे वर्ड्स में गिनती कर लेना, काउंट कर लेना, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी क्वांटिटी को नहीं हम कुछ भी कह सकते, बट हम क्वालिटी को फील कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कोई आप ड्रेस लेते हो तो आप उस कपड़े को, टी शर्ट लेनी है आपने, उस कपड़े को आप टच करके देखते हो, आपको बहुत वो सॉफ्ट लगता है, बड़ा आपको लगता है कि ठीक है गर्मी में ये बहुत बढ़िया रहेगा, कूल सा लगता है, तो आप कहते हो हाँ जी भी ये इसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है। आप वो फील कर रहे हो, आप उस क्वालिटी को आप लिख के नहीं बता सकते कि नंबर 1 क्वालिटी है, नंबर 2, बट आप महसूस करके ये कह सकते हो बहुत बढ़िया क्वालिटी, थोड़ी घटिया क्वालिटी, ऐसा फील कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे दो लोगों के बीच में फ्रेंडशिप हो तो हम उसको ये तो महसूस कर सकते हैं बहुत पक्की फ्रेंडशिप है, बहुत बढ़िया फ्रेंडशिप है, तो उसको ये तो नहीं कह सकते ये मेरी जी नंबर 1 की फ्रेंडशिप है। जैसे मान लो आई कैन सी नंदिनी चोपड़ा, एशली यादवी, तो तीनों बहुत पक्की सहेलियाँ हैं, तो कहें हमारी फ्रेंडशिप नंबर 1 की है ना, 1 तो नहीं कहेंगे, बस ये कह सकते हैं कि बढ़िया फ्रेंडशिप है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे कोई आदमी ऑनेस्ट है तो हम ये तो नहीं कह सकते ये नंबर 1 ऑनेस्ट है, ये एशली शर्मा नंबर 1 ऑनेस्ट है, यादवी चड्ढा नंबर 2 की ऑनेस्ट पर्सन है, नंदिनी चोपड़ा नंबर 3 की ऑनेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। बस ये कह सकते हैं ये बहुत ऑनेस्ट आदमी है, ये थोड़ा ठीक ठाक सही है, ये चीटिंग कर लेता है, ये नहीं करता है, ऐसा कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब हम नंबर्स में नहीं सारी बातों को लिख सकते। ठीक है, तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो यही बात को हमें बताती है कि जिन चीज़ों को हम क्वांटिटी वाइज एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिस भी चीज़ों को, जिन भी बातों को, ऑल दोज आर नोन एज स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मीन्स, अंडरलाइन कर सकते हो आप, बीच में दिया हुआ है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो जो भी बातों को हम क्वांटिटी की फॉर्म में बता सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर्स की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। अब किन बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं? जो भी हमारे आसपास इंफॉर्मेशन होती है, जो भी हमारे आसपास कोई जानकारी होती है, कोई बात होती है, कोई फैक्ट्स होते हैं, कोई इंफॉर्मेशन, कोई फाइंडिंग्स होती हैं, तो चाहे हम फैक्ट कहते हैं, फाइंडिंग्स कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, इन सब जानकारी को जब हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक, अच्छा, अब ये जब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स आ गई तो फिर इसको फर्दर 2 वेज में स्टडी किया जाता है। वन इज कॉल्ड सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स, वन इज कॉल्ड प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मतलब जो हमारे पास रॉ इंफॉर्मेशन आ गई, फिर आगे उसको स्टडी करने के 2 तरीके हैं। वन वे इज कॉल्ड सिंगुलर सेंस डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अदर वन इज कॉल्ड प्लूरल सेंस या स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन, एक को कह देते हैं स्टैटिस्टिक्स एज ए सिंगुलर नाउन। वो हम कल करेंगे, अभी टाइम इज गोइंग टू बी ओवर, लेट मी स्टॉप।